पहले थोड़ा समझाऊंगा। डिसोल्यूशन की जो डेफिनेशन है और डिसोल्यूशन का जो सेक्शन है वो सेक्शन 39 है ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 39 में लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स, यानी इसकी जो डेफिनेशन है वो इस सेक्शन के थ्रू लिखी हुई है, तो ये याद रख लेना। मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर इन द फर्म। ठीक है, हमारी पूरी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन द फर्म, तो पूरी फर्म ही बंद हो जाती है। उसने आगे लिख दिया इन द फर्म, तो पूरी फर्म ही हमारी बंद हो रही है। तो ये हमारा डिसोल्यूशन है, सेक्शन 39 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है हमारा डिसोल्यूशन। इसमें आपको डिफरेंस तो क्लियर होगा ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों में क्लियर होगा ना। फर्म के अंदर पूरी फर्म बंद हो गई, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर डिसोल्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन। दिस इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इसके अंदर हम क्या बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। इसके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज करके दिखाते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज चेंज करके दिखाएंगे, इंक्रीज डिक्रीज, और वो एग्जिस्ट करेगी बुक्स के अंदर। इसके अंदर एसेट को सॉल्व कर देंगे और लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है हमारा इसके अंदर। डिसोल्यूशन किस किस कारण से हो सकता है लिख लो, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आप सबने म्यूचुअली एग्री कर लिया दैट आओ अपना बिजनेस अपना खत्म करते हैं, आगे नहीं चलाएंगे, तो डिसोल्यूशन कर सकते हो। कंपलसरी डिसोल्यूशन हो सकता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन जब एक पार्टनर को छोड़कर सारे पार्टनर डिसॉल्व हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए। व्हेन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकेम इंसॉल्वेंट, एक को छोड़कर जब सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो जाए तो हमारे को कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तीन चार एग्जांपल दे देगा, बोलेगा इनमें से कंपलसरी डिसोल्यूशन कौन सा है। फिर व्हेन बिजनेस इज अनलॉफुल, व्हेन बिजनेस इज अनलॉफुल, जब हमारा बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, आज से हमारी कंट्री ने मना कर दिया कि ये बिजनेस नहीं करना, इस टाइप ऑफ बिजनेस अनलॉफुल हो जाए। जैसे मेडिसिन होती हैं, कुछ मेडिसिन पहले तो चल रही होती हैं, फिर वो अनलॉफुल की कैटेगरी में आ जाती है, आप उनका बिजनेस नहीं कर सकते। बाय नोटिस, आप जब भी डिसॉल्व करोगे पब्लिक में नोटिस दोगे कि हमारी कंपनी इस डेट से डिसॉल्व होने जा रही है, तो नोटिस के थ्रू कर सकते हो। बाय हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, बाय हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जैसे कि एक्सपायरी ऑफ टर्म, हमने जिस टर्म्स पे रखा था कि 3 साल पार्टनरशिप करेंगे, 3 साल बिजनेस करेंगे, 3 साल पूरे हो गए, अब डिसॉल्व कर दो, एक्सपायरी ऑफ टर्म। कंप्लीशन ऑफ वेंचर, जिस पर्पस के लिए आपने काम करा था वो काम पूरा हो गया। एक जैसे हमने रोड बनाने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करा कि यहाँ से चंडीगढ़ तक की रोड बनाएंगे, अपना बिजनेस शुरू करते हैं, वो रोड बन गई, बिजनेस खत्म। बिकॉज होता है ना, एक काम के लिए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके अलावा करते ही नहीं है। पार्टनरशिप, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, दो पार्टनर्स थे, एक की डेथ हो गई, पार्टनरशिप खत्म। तो ये सारे के सारे होते हैं हमारे ऑन द, एंड लास्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कभी कभार हम कोर्ट को अपील करते हैं, कोर्ट आप हमें डिसॉल्व कर दो, हमारी कंपनी को डिसॉल्व कर दो। बच्चों नॉर्मली अगर आप डिसॉल्व करोगे ना, तो लोग आपको डिसॉल्व करने नहीं देंगे आपका बिजनेस, तो फिर आप कोर्ट की मदद लोगे। जैसे कि सपोज करो एक पार्टनरशिप थी, उसके पास 10 लाख की एसेट थी और 20 लाख रुपए की लाइबिलिटीज थी। मैं कहता हूं आज मैं डिसॉल्व होना चाहता हूं, क्या लोग मुझे डिसॉल्व होने देंगे, मेरी कंपनी बंद होने देंगे? वो कहेंगे भैया मेरा 20 लाख रुपए पहले पूरा दे, तब जाके निकलियो, अपनी कंपनी बंद करियो। तब तक तो मेरे पीछे पड़े रहेंगे। तो मैं कोर्ट का सहारा लूंगा, कोर्ट को बोलूंगा कोर्ट भाई देखो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट चेकआउट करो, आई हैव एसेट ऑफ 10 लाख रुपीज एंड लाइबिलिटी ऑफ 20 लाख रुपीज, मैं नहीं दे पाऊंगा और मेरे को जान की धमकियां मिल रही हैं, तो मुझे आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो। तो कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा, फिर ये जो मेरी लाइबिलिटी है ये मेरा कुछ नहीं कर सकता।
तो मैं कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया और मैं 50 पैसा इन रुपी दे दूंगा। याद है 50 पैसा इन रुपी सुना होगा आपने? तो क्या होगा, जिसको 20 लाख देने थे उसको 10 लाख रुपए देके बिजनेस खत्म करो। तो कोर्ट पहले चेकआउट करेगी कि क्यों डिसॉल्व होना चाहिए। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं बायो कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। पहला, पर्सन बिकेम ऑफ अनसाउंड माइंड। हमारा कोई भी पार्टनर, दो पार्टनर्स थे, एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, पार्टनर बिकेम परमानेंट इनकैपेबल, परमानेंट इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज। आप कोर्ट के पास जाओगे, बोलोगे कि देखो ये जो पर्सन है ये नहीं कर सकता काम, आप हमारा बिजनेस बंद करो, हमारे पार्टनरशिप को क्लोज करो, अब मैं इसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। When the partner became permanent incapable of performing his duties, partner found guilty, partner found guilty of misconduct, of misconduct, breach of contract। ब्रीच का मतलब तोड़ देना, कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, कोर्ट फाइन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जस्टिफाइड। कोर्ट को लगा कि हाँ इनका कंपनी का बंद होना ही जरूरी है, तो कोर्ट हमारा डिसॉल्व करे। जैसे कि व्हेन बिजनेस कैन नॉट बी carried on accept of at loss, on accept at loss। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं लॉस के अलावा बिजनेस कर ही नहीं सकता, मेरी ऐसी कंडीशन आ गई है कि मेरी कंपनी को लॉस ही लॉस होगा, प्रॉफिट में कर ही नहीं सकता मेरा बिजनेस। तो मेरी कंपनी मेरे को, मेरा कोर्ट मेरे को डिसॉल्व कर देगा कि चल हो जाए, तो डिसोल्यूशन ले लिया, ठीक है। वरना लोग इतने जल्दी आपको डिसोल्यूशन थोड़ी लेने देंगे। तो ये कुछ रीजन है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट को बच्चों अच्छे से पढ़ लें। यहाँ से वो क्या दे देगा, तीन कोई से भी दे देगा, या कोई से भी चार दे देगा और एक यहाँ से उठा के दे देगा, और बोलेगा इसमें से कोर्ट कब कब ऑर्डर देगा आपको डिसोल्यूशन। तो ये सरकमस्टांस है जिसमें कोर्ट आपको दे सकता है अनसाउंड माइंड, परमानेंट इनकैपेबल, फाउंड गिल्टी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कोर्ट को लगता है कि हाँ जस्टिफाइड है बिजनेस बंद होना, आपकी कंपनी लॉस के अलावा काम ही नहीं कर सकती, तब ये रीजन है। फिर उसके बाद नीचे आओ, और पहले तो तुमने नोट नहीं करा, बाद में एसएस ले लेंगे। ये देखो, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ये आपको याद आ गया होगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज, देन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक्ट भी याद करने पड़ेंगे अभी। सेक्शन 48 पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे होगा, सबसे पहले थर्ड पार्टी लोन, थर्ड पार्टी लोन मतलब आउटसाइडर का, याद है ना ये डिसोल्यूशन में हम करते थे। फिर उसके बाद पार्टनर का लोन, फिर उसके बाद पार्टनर की कैपिटल, और फिर उसके बाद कुछ रेजिडुअल प्रॉफिट बचता था तो वो दे देते, रेजिडुअल प्रॉफिट बचता था तो वो दे देते। तो ये हमारा सेक्शन 48 था, सेक्शन 48। थर्ड पार्टी, पार्टनर्स लोन, पार्टनर कैपिटल, और उसके बाद कोई रेजिडुअल प्रॉफिट होता था तो वो बांटा करते। देन इसके बाद हमारे दो तरह के डेट होते हैं, एक फर्म का डेट और एक प्राइवेट डेट। फर्म का डेट क्या होता है, ओन बाय फर्म, जो फर्म ने ले रखा है, हम सबकी फर्म है, हम सबने मिलके लोन ले रखा है, दैट इज फर्म डेट। मैंने अकेले ने लोन ले रखा है तो मेरा प्राइवेट डेट। ओन्ड बाय पार्टनर इंडिविजुअल, पार्टनर ने इंडिविजुअल लोन ले रखा है। लाइबल कौन है इसके अंदर, फर्म के लिए सारे लाइबल हैं, फर्म सारे लाइबल हैं, ज्वाइंटली वी आर ऑल लाइबल। और उसके बाद जो कंसर्न पार्टनर जिसने लोन लिया है वही लाइबल है, कंसर्न पार्टनर जिसने लोन लिया है वही तो पे करेगा, सिंपल सी बात है, समझ आ रहा है ना ये? अरे
प्रॉपर्टी, इसके अंदर जो फर्म्स की प्रॉपर्टी विल बी यूज, फर्म का पैसा यूज होगा, फर्म का कैश यूज होगा, इसमें पर्सनल यूज होगा, पर्सनल एसेट विल बी यूज्ड। बस इतना याद करना है। अब आओ इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं और चैप्टर खत्म करते हैं। अगर तुम्हारे सिलेबस में है नहीं इंसॉल्वेंसी का केस, क्या होता था फर्म के डेट में, सपोज करो हम सबका एसेट थी 10 लाख रुपए और लाइबिलिटीज थी हमारी 12 लाख रुपए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्म की सारी एसेट दे देंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है ना तो पार्टनर प्राइवेटली पैसा लाके पे करते हैं। हमारे सिलेबस में नहीं था इंसॉल्वेंसी का, पर पार्टनर्स अपना प्राइवेट पैसा लाएंगे और वो पे करेंगे। हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा बता दिया। पहले फर्म की सारी प्रॉपर्टी यूज करो, फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड इन द पेमेंट ऑफ फर्म डेट। पर प्राइवेट डेट को पेमेंट के लिए फर्म अपना पैसा नहीं देगी, ये बात याद रखना। आओ अब सारी जनरल एंट्रीज करते हैं। पहले आपको एक अकाउंट बना के दिखा देता हूँ, फिर जनरल एंट्रीज, क्योंकि इस चैप्टर से जनरल एंट्री के ज्यादा चांसेस रहते हैं हमेशा से। इसके अंदर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे। रियलाइजेशन अकाउंट में सारी की सारी एसेट ट्रांसफर करते थे। किस साइड करते थे? अरे एसेट लाइबिलिटी साइड नहीं होती इसके अंदर, सारी की सारी एसेट कौन सी साइड ट्रांसफर करते थे? ट्रांसफर इस साइड करते थे बच्चों, सेल इस साइड करते थे। ट्रांसफर करते थे ना, सारी की सारी टेंजिबल एसेट्स, सारी की सारी इनटेंजिबल एसेट्स सारी इधर आ जाती थी। गुडविल भी आती थी, क्योंकि गुडविल बिकती थी। बस एक नहीं आता था, कैश या बैंक, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि यहाँ गुडविल बताओ कहाँ दिखाया जाएगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ऑप्शन दे देगा डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, क्रेडिट साइड ऑफ डिसोल्यूशन, पार्टनर्स की क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट और डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। कई बच्चे डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट कर देंगे, पर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ये गुडविल बेची जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। इस साइड हमारी क्या आ जाती थी, सारी की सारी लाइबिलिटीज आ जाती, और सारे के सारे रिजर्व आ जाते थे। याद रखना, रिजर्व कौन से आते थे? जिनके ऊपर क्लेम होता था। अगर किसी भी रिजर्व पे क्लेम नहीं है, उसको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर, सारा ट्रांसफर कर देते थे, पूरा ट्रांसफर कर, हमें फिर कोई मतलब नहीं है। अगर 2 रुपए का भी क्लेम आएगा तो सारा ट्रांसफर कर दो। आंसर दोनों तरीके से मिल जाता है आपका, पर हम सारा ट्रांसफर कर देते थे, फिर हम चिंता नहीं करते। तो अगर जैसे कि यहाँ पे क्लेम आ गया, तो आप क्या करोगे, जितना ट्रांसफर करे यहाँ लिखना, क्लेम अपना यहाँ पे करना। और अगर क्लेम नहीं है तो आपने क्या करा होगा, नीचे कैपिटल अकाउंट बनाए होंगे, कैपिटल अकाउंट में क्या कर दोगे, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है विदाउट क्लेम, मैंने बांट दी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कभी भी नहीं बढ़ता, क्योंकि उसका क्लेम होता है इन्वेस्टमेंट का, यहाँ इन्वेस्टमेंट पड़ी होगी, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इधर आएगा ही आएगा। ऐसे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व तो इधर आएगा ही आएगा, उसका क्या कर सकते हो। पीएनएल का लॉस है, वो भी डायरेक्ट बांटा जाएगा। कौन से रेशियो में? इसमें नई रेशियो तो होती नहीं है, जो अवेलेबल रेशियो होगी पुरानी उसी में बांटा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये बातें क्लियर? बोलो आर्यन। फिर अगर कोई खर्चे पे करने होते हैं तो टू रियलाइजेशन, टू कैश या बैंक करके वो हम खर्चे पे करते हैं। लाइबिलिटीज के लिए अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो ऑन द फेस वैल्यू, ऑन द बुक वैल्यू, जितनी भी लाइबिलिटीज है उतनी वैल्यू पे करते हैं, याद है? लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे करते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट हो। एसेट के लिए क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो उसको हम पे नहीं करते, यानी उसका हमें पैसा नहीं मिलता। लैंड अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए की थी, क्वेश्चन में लिखा कि नहीं रियलाइज हुई, तो मैं 0 वैल्यू पे रियलाइज करूँ। इस साल तुम्हारा ये ओपिनियन बदल गया, तुम्हारे ईयर में था, इस साल की जो बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ उसके अंदर इसका ओपिनियन बदल दिया। उसने बोल दिया कि अगर कुछ नहीं गिवन है तो जो वैल्यू पे थे उस पर बिकी। अब पता नहीं सीयूटी वाले क्या माने, पर इस साल ओपिनियन चेंज हुआ है। तो हम तो अपना पुराना वाले लेके चलेंगे ओपिनियन, कि अगर एसेट साइलेंट होगी तो हम कुछ रियलाइज करें। वैसे गलत था वो ओपिनियन भाई, अगर 1 करोड़ की एसेट है कुछ नहीं कहेगा तो मैं 0 थोड़ी रियलाइज करूंगा, जितनी की थी उतनी मानूंगा रियलाइज हो गई। पर तुम्हारे सिलेबस में इसका 0 था, इस साल इसको चेंज कर दिया, सारे क्वेश्चन चेंज हो चुके। हाँ गुडविल का ही रहता था, और भी बहुत सारे अमाउंट्स का रहता था। आ जाओ रियलाइजेशन के खर्चों की एंट्री कर लेते हैं।
व्हेन प्रोविजन फॉर बैड डेट सीधा इधर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं सोचना, डेटर को यहां लिख देना है और प्रोविजन को यहां लिख देना। उसके बाद डेटर चाहे कितने मर्जी के रियलाइज हो, हमें प्रॉफिट लॉस की चिंता नहीं करनी इस टाइम। प्रोविजन फॉर बैड डेट को यहाँ पे लिख देना अपना, और उसके बाद कुछ नहीं चिंता करनी, चाहे 1000 का नुकसान हो चाहे 50,000 का नुकसान, बस ये दोनों अमाउंट लिख के आपस में अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे कि सपोज करो मेरे डेटर्स थे 50,000 के, मैंने प्रोविजन यहाँ लिख दिया, उस पर 10,000 बना रखा था, वो कहता है मुझे डेटर का 40 मिला, तो बताओ कितने का नुकसान हुआ? 10 का। 50 थे, 10 का नुकसान हुआ, पर 10 का नुकसान तो ऑलरेडी दिखा चुका हूं मैं प्रोविजन के रूप में, तो यानी कि मुझे नेट 0 का नुकसान हुआ। तो देखो जब मैं इस डेटर को बेचूंगा 40 के, तो मेरी दोनों साइड मिल गई, मुझे कोई भी नुकसान, क्योंकि ये नुकसान तुम ऑलरेडी दिखा चुके हो किताबों में। सपोज करो यही डेटर 38 के मिले, तो तुम कहोगे 12 का नुकसान, 10 का ऑलरेडी दिखा चुके, तो 2 का एक्स्ट्रा आएगा ना। तो अब देखो इसका टोटल 38 आया, तो यहाँ का जो मेरा नुकसान आया वो 2000 रुपये लॉस बन गया। तो हमें चिंता नहीं करनी नुकसान और फायदे। और अगर यहीं पे एक मैं एग्जांपल लूं, वो कहता है डेटर इतना था, और डेटर के डेटर मुझे पूरे के पूरे 50,000 रुपये मिल गए, तो जो 10 का मैंने अपना नुकसान दिखा रखा था ये फायदे में कन्वर्ट हो गया, तो अपने आप देखो मेरा प्रॉफिट बन गया 10,000। तो वो सेल्फ एडजस्टमेंट होती है डेटर और प्रोविजन की, आपको हाथ लगाने की जरूरत है। ऐसी रिजर्व की अपने आप एडजस्टमेंट होती है, आपको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन उसको ट्रांसफर करके भूल जाओ। When realization expenses is paid by a firm, एंट्री होती थी बोलो, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। नॉर्मली हम क्या करते थे, रियलाइजेशन से और टू बैंक करके पे कर देते थे। फिर व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड बाय पार्टनर, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम बाय ऑफ फर्म पूरा लिख देते। अगर क्वेश्चन तुम्हें ये ना बताए कि खर्चा किसका था, तो हम मानेंगे जिसने पे करा ना उसी का खर्चा। अगर क्वेश्चन ये ना बताए ना खर्चा किसका था, तो अब ये मानना जिसने पे करा उसी का खर्चा होगा, चिंता करने की जरूरत है। रियलाइजेशन खर्चा पार्टनर ने पे करा, जबकि किसका था, फर्म का, तो हम करेंगे फर्म का खर्चा है, तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा ही होगा। किसके जेब में पैसा डाल दोगे, जिसने पे करा है, टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि तुम्हारी जेब से तो पैसा नहीं गया ना, तो मैंने पार्टनर की जेब में पैसा डाल दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल। व्हेन पार्टनर is given remuneration for resolution and he will bear resolution expenses। क्या कहता है क्वेश्चन, मैंने पार्टनर को रेमुनरेशन दी और उसने वादा करा कि मैं खर्चे बियर करूंगा, तो सबसे पहले रेमुनरेशन देने की एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्कुल रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। अब इसमें दो सिनेरियो हो जाते हैं। पहला सिनेरियो, व्हेन पार्टनर पेड दी सेड एक्सपेंसेस, जो हमने बोले हुए थे खर्चे वो उसने पे कर दिए, तो फिर तो हमें कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो उसको कमीशन देके बैठ गए थे। भाई सपोज करो मैंने किसी को 50 की कमीशन दी, अब खर्चा कितना भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, पहले तो ये सोच लो, मैंने कमीशन 50 की पकड़ा दी, खर्चा चाहे 1 लाख का हो चाहे 2 रुपए का हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका खर्चा वो पे करे। ये मत सोचना कि सिर्फ 50 का था, 10,000 में खर्चा हुआ तो नुकसान हो गया फायदा हो गया, आपको वो नहीं सोचना। मैंने उसको जिम्मेदारी दे दी, भाई तेरे को मैं 50,000 दे रहा हूँ, सारी सरदर्दी दे दी। अब यहाँ पर कहता है व्हेन पार्टनर पेड का खर्चा, तो हम एंट्री करेंगे नो एंट्री, क्योंकि पार्टनर को ही पे करने थे, नो एंट्री। व्हेन फर्म पेड द अबव एक्सपेंसेस, फर्म ने ये खर्चे पे कर दिए डिसोल्यूशन पे जो हुए, तो फर्म कहेगी मैं तो तेरी जेब से पैसा निकालूंगा और मेरी जेब से कैश गए। हम तो पार्टनर की जेब से पैसा निकालेगी ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश करके हम ये एंट्री कर देंगे। और ये कितना भी हो, आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, लाख भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, आपको वो नहीं सोचना, क्योंकि हम तो कमीशन देके अपना हट चुके हैं। क्वेश्चंस करते हैं बुक्स के, रिजोल्यूशन। आओ, कुछ ना कुछ आ रहा है, पूछना है कुछ।
निकालो डिसोल्यूशन, पेज नंबर 92। हाँ जी 92। सारे क्वेश्चंस करेंगे जितने हो सकते हैं, आराम से हो जाएंगे। 35 ही क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन वो करेंगे, 2-3 केस स्टडी करेंगे, आराम से हो जाएंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कर लो उतना बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ एक चीज और बता देता हूँ इसमें, अगर कोई पार्टनर का लोन अकाउंट हो, पार्टनर का लोन अकाउंट हमेशा अलग खुलता है, याद है ना? पार्टनर का लोन अकाउंट हमेशा अलग खुलता है। यहाँ पे लिखते थे बाय बैलेंस बीडी। सपोज करो 5,000 रुपए मुझे देने थे उसे, क्वेश्चन कहता है कि उसको 4,000 में सेटलमेंट कर दी, तो टू बैंक करके कितना दे दोगे? 4,000। जो डिफरेंस होगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? फायदा। फायदा कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन। और ये फायदा हम यहां ले जाएंगे 1,000 पे बाय पार्टनर लोन। एंट्री क्या बनी इसकी? पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन। कैपिटल सेटल, अगर मुझे उसको देना होगा पार्टनर को, तो 5,000 पे यहाँ आ गया, मैंने कहा 4,000 पे तेरे को दे दिया, जितना बना उसका 1,000 रुपये फायदा। अगर 5 की जगह 6 दिया तो क्या हो जाएगा? 5 की जगह मैंने उसको 6 दिया तो 1,000 का नुकसान हो गया, वो नुकसान रियलाइजेशन में चला। ठीक है, पार्टनर लोन हमेशा अलग खुलता है, ये बात याद रखना। अब एक और बात, आर इसने गौतम ने क्वेश्चन पूछा, अगर पार्टनर को हमने लोन दे रखा हो तो उसका क्या करेंगे? बोलो दिव्या क्या करें? लोन एडवांस टू पार्टनर, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे उसकी कैपिटल से काट लेते हैं पैसा। भाई कैपिटल का उसको बैलेंस बीडी का सपोज करो कुछ भी अमाउंट देना था, बैलेंस बीडी का, तो हम उसके अगेंस्ट काट लेंगे उसका पैसा। क्लियर है? पर जो हमने उससे लोन ले रखा है और जो हमने उसकी कैपिटल ले रखी है, उसको कभी भी इकट्ठा नहीं कर सकते। कैपिटल एंड लोन कैन नॉट बी मर्ज, बट यहां पर एडजस्ट कर सकता हूं जो मैंने लोन दे रखा। आओ क्वेश्चन नंबर 1, पार्टनर लोन अकाउंट इज अ, बताया था मैंने पर्सनल रियल नॉमिनल, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे इट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में किसी भी पर्सन का नाम से रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो आता है, रियल अकाउंट में एसेट से रिलेटेड, और नॉमिनल अकाउंट में खर्चे और रेवेन्यू से। सेकंड देखो, कोर्ट में ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ टर्म, ये तो नहीं होगा। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट दैट लॉस, लॉस के अलावा कहीं नहीं चल सकता। क्लियर है ये? थर्ड देखो, in relation to dissolution of partnership firm, section 48 of partnership act 1932 deals with settlement of accounts when the firm is dissolved। सेक्शन 48 के दो सेक्शन है, ये भी बता देता हूँ, 48A 48B। 48 दोनों सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है, ये लॉस का सेटलमेंट है, और ये जो था ये आपकी वो लाइबिलिटीज और कैपिटल वाला आउटसाइड लाइबिलिटीज। सेक्शन 48 का बी है, सब सेक्शन है। आउटसाइड लाइबिलिटी हो गई, फिर पार्टनर का लोन हो गया, फिर कैपिटल, और फिर क्वेश्चन 4, liabilities toward outside liabilities in case of dissolution of partnership firm do not include all of the above। ना आउटसाइड लाइबिलिटी में रिजर्व आता है, पार्टनर का है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल ये भी पार्टनर का है, लोन बाय पार्टनर ये भी इनसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है। फोर्थ, फिफ्थ देखो, which of the following situation do not result in dissolution? किसमें लेते हैं? रियलाइजेशन में लेते हैं, पर वो ये थोड़ी पूछ रहा है, वो कह रहा है आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन कौन सी है इनमें से। आउटसाइड लाइबिलिटी थोड़ी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो पार्टनर के पैसे कैपिटल में जाना है उसका। फिफ्थ देखो, which of the following situation do not result in a dissolution of partnership? all of the above। पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। क्वेश्चन जो है ना फिफ्थ का पूरा होना चाहिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो क्वेश्चन सही बनता है। एडमिशन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, फर्म नहीं होती। डेथ में भी और डिसोल्यूशन में, तो ऑल ऑफ द अबव तब आएगा इसका। 6, on dissolution goodwill is transferred to a part, debit side of realization account। 7, journal entry for goodwill realized on dissolution is,
देख लो एक बार सारे। गुडविल बिकने की एंट्री क्या हो जाएगी? बैक टू रियलाइजेशन। ये देखो ना, बस तुम इतना दिमाग में रख लो, एसेट यहाँ लिखा, लाइबिलिटीज यहाँ लिखा, रियलाइजेशन को दिमाग में रखो। जब एसेट बेचते हो तो यहाँ लिखते हो कैश करके, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और जब लाइबिलिटीज पे करते हो कैश करके यहाँ बेचते हो, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू कैश। बेचने की बात कर रहे हैं ना, रियलाइज्ड, तो बिकेगी तो इस तरह बिकेगी ना। क्लियर है? इधर ट्रांसफर होती है, इधर पे बिकती है। इधर लाइबिलिटीज ट्रांसफर होती है, इसमें पेमेंट होती है। दो चीजें याद रखना, ट्रांसफर और पेमेंट दोनों अलग अलग बात कर सकता है। कमल जी, मेरा पार्टनर अंडरटेक टू टेक क्रेडिट ऑफ द फर्म, जनरल एंट्री विल बी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स। कैसे निकाली देखो। अब अगर मुझे किसी की पेमेंट लाइबिलिटी करनी थी तो टू कैश करके यहाँ कर देता था, बट अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल करता था। एंट्री क्या बन गई? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स। ऑप्शन कौन सा है? 2। 9 देखो, on dissolution of partnership firm, deferred revenue expenditure is transferred to partners capital account। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, कैपिटल अकाउंट में आएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डायरेक्टली यहाँ बढ़ेगा, पीएनएल का डेबिट बैलेंस पड़ा है, पर वो डेबिट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। इसका और एग्जांपल हो सकता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बहुत टाइम बाद राइट ऑफ होते हैं। 10th, on dissolution of partnership firm, personal asset of the partners are first used for partners personal debt। पहले तो फर्म का यूज करोगे ना पैसा, फर्म की लाइबिलिटी पे करने के लिए, तो पार्टनर अपना पर्सनल एसेट अपनी पर्सनल डेट को पेमेंट करने के लिए यूज करेगा। 11th, if a partner has taken an investment of 93,500 being less 15% than the book value, then the book value will be, बताओ कैसे निकालोगे? निकालोगे कैसे, पहले मुझे तरीका बता दो बस। 1/5 थोड़ी होगा, 15% कम वैल्यू पे लेके गए ना। एक सेकंड इसका एक बार सुन लो, 115 अपॉन 100 नहीं बचे, ये तो तुमने बोल दिया 15% ज्यादा पे लेके गया होगा, वो 15% कम पे ले, ये होगा 93500 अपॉन 85 इंटू 100। देखो अगर वो 100 रुपए की चीज थी, 15 रुपए कम लेके गया, तो कितने की लेके गया होगा? 85। अब इसमें वैल्यू दे रखी है कितने की लेके गया, तो ये 85 की वैल्यू है ना, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे निकलेगा। तो 93,500 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, 1,10,000 रुपए की चीज। अब 1,10,000 का अगर तुम 15% निकालो तो कितना होता है? 16,500। अब इसमें से 16,500 माइनस करके देख लो, 93,500। क्लियर है पार्ट? गलत हो जाता बिल्कुल। ऐसे करके चला करो, अगर 100 की होगी 15 कम तो 85 रुपए, हमें 85 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू कितनी? तो वैल्यू देखो, realization expenses 11,000 were to be borne and paid by partner। पार्टनर को ही पे करने थे, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। The firm had agreed to pay him 14,500। हमने उसको एग्री कर रखा होगा, तेरे को 14,500 रुपए हम दे देंगे, तो पार्टनर की कैपिटल किससे क्रेडिट होगी? डी पार्ट, 14,500। हम एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, उसको कमीशन दे दी, अब उसका खर्चा वो जाने, उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर ये कह देता कि वो खर्चा हमने पे करा, तो फिर हम करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर वो कहता तो उसकी जेब से निकाल देते, पर ये कह नहीं रखा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने लिखा है ना पेड बाय द पार्टनर। 13 देखो, एम अ पार्टनर was to oversee dissolution of the firm and was to bear the खर्चे for which he was paid 5% of the net cash realized। net cash का मतलब एसेट बिकने के बाद और लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो पैसा बचेगा, नेट कैश। कैश रियलाइज्ड फ्रॉम द एसेट वाज 125, लाइबिलिटीज वर 50,000, रेम्यूनरेशन कितनी बनेगी निकालो एक बार। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट पार्ट आ गया। देखो 125 की एसेट बिकी, 50 की लाइबिलिटी चली गई, बचा 75, 75 का 5% 375।
क्लियर हो रहा है आरव एंड तनीषा? क्वेश्चन 14, if workman compensation reserve does not exist in the balance sheet and a claim is there, journal entry will be C part realization to। देखो कोई रिजर्व तो है नहीं, ठीक है, देखो वर्कमैन कंपनसेशन का कोई रिजर्व तो आपने बना नहीं रखा, और वो कहते हैं लाइबिलिटी आ गई, तो बच्चों ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है। हाँ जी, पहले एक बार ये वाला कर लूं। अगर कोई क्लेम नहीं गिवन होता तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होते हैं, डायरेक्टली टू कैश करके आप पेमेंट कर दोगे जो भी लाइबिलिटी हो, तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन टू कैश या बैंक जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है ना। वर्कमैन कंपनसेशन की उसी साल अचानक से आती है, तभी तो हम पहले से ही रिजर्व बना के रखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन का, क्योंकि अचानक से हो जाती है लाइबिलिटी, तभी हम प्रोविजन बनाते हैं। और जो अननोन लाइबिलिटी होती है वो पहले से ही किताबों में दिखा के रखते हैं, कभी भी मजदूर का हाथ कट जाता है और पैसा देना पड़ जाता है। हाँ अब बोलो आर्यन, तुम क्या कह रहे हो? 10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, 5 का क्लेम आ गया, तो आपको कुछ नहीं सोचना, बस 5 की पेमेंट कर देनी है टू कैश, तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन टू कैश। वो अपने आप बढ़ जाएगा जब आप क्लोज करोगे, सारा टोटल करोगे, तो यहाँ का टोटल मान लो 10 है, यहाँ का 5 है, तो अपने आप 5 बन के प्रॉफिट में बढ़ जाएगा, वहां बांटने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बढ़ेगा टोटल में, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, बाद में बढ़ जाएगा। हाँ वो सीधा बढ़ जाएगा पार्टनर कैपिटल में अगर कोई क्लेम नहीं है। क्वेश्चन 15, investment of 2,10,000 appeared in the books of Messrs P and P. Two-thirds of the investment was taken by the partner at 20% discount and remaining sold at 20% profit. The value at which investment was taken by the partner. तो मतलब पार्टनर का मतलब है, इसका निकालो टू थर्ड फोर्थ पार्ट, है ना, सिंपल मैथ्स है ये तो। 2 10 की थी, इसका टू थर्ड कितना आया 140, 140 को 20% डिस्काउंट 28 पे डिस्काउंट, तो 112 आंसर आ जाएगा जानवी 112। चलो 16 देखो, 40% ऑफ द फर्नीचर अपियरिंग इन द बैलेंस शीट रुपीज 2 लाख, तो 40% की वैल्यू गिवन है, 100% की निकाल लो पहले तो। एक सेकंड दोबारा पढ़ लेता हूं मैं। 40% of the furniture appearing in the balance sheet rupees 2 lakh taken by the partner at 65। हाँ फिर गलत लैंग्वेज लिखी हुई है इसने बिल्कुल एकदम बकवास। 40% ऑफ द फर्नीचर अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, टोटल फर्नीचर 2 लाख रुपए दे रखा है, टेकन बाय द पार्टनर एट 65,000। हाँ, 2 लाख का 40% निकालो 80,000, 80,000 का वो लेके गया 65,000 में, 15 का नुकसान हुआ है। आगे क्या मांग रहे हैं, अमाउंट ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट आगे देखेंगे। टेकन बाय द पार्टनर एट 65,000 एंड 50% वाज सोल्ड एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू, जो बिका है हम तो उसी का लेके चलेंगे, तो 2 लाख का 50% हो गया 1 लाख, 20,000 सस्ते में 80 का बिका होगा, ए पार्ट आंसर आ गया 80,000 में। हम अगर इतना घुमा के क्वेश्चन दे रहे हैं। 17, डेटर ऑफ 2,10,000 विद द प्रोविजन ऑफ बेड, तो इसको देखो मैं साथ साथ ना रियलाइजेशन के थ्रू कर लेता हूँ। हाँ 16 का ये डेटर्स देखो मेरे पास 2,10,000 के हैं, प्रोविजन भी देखो मैंने साथ के साथ लिख दिया, प्रोविजन 30,000। टू थर्ड ऑफ द डेटर वाज टेकन बाय अ पार्टनर एट 20% डिस्काउंट, तो पार्टनर के कैपिटल से निकाल लेंगे टू थर्ड डेटर, टू थर्ड डेटर वही 140 के हो गए, 140 का भी तुमने निकाला था 1,12,000 यही था ना, 1,12,000 अभी तो करा था आर्यन, टू थर्ड इसका आया था 140, कर देता हूँ फिर भी मैं, 28,000 पे डिस्काउंट 112 का पार्टनर ले गया, and remaining was sold at to a collecting debt agency at a 20% profit, तो बाकी कितने बचे, 1/3 निकाल लो 70,000, 70,000 का 20% अगर निकालो 14,000, 84,000 के बैंक से रियलाइज हो गए। क्या बोलते हैं वैल्यू एट विच डेटर्स वर रियलाइज, तो 84,000 के रियलाइज मिला, कितना पैसा तुम्हें 84,000, क्या दिक्कत है, आसान है, अलग अलग
क्वेश्चन अलग अलग लेवल के आ सकते हैं, इसमें भी डिफिकल्ट आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एडीज देखो, अच्छा चलो यार, अच्छा 18 पे टोटल 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 बाद में देते हैं, टोटल कोर्स में लगा देते हैं। तो टोटल क्रेडिटर्स 80,000, total creditors 80,000, creditors of 20,000 were given to a furniture, the creditors of 20,000 were given a furniture of 25,000 in settlement, remaining creditor को 15% डिस्काउंट दे दिया, amount credited to bank account, amount credited, तो यानी कितना पेमेंट करी होगी, हाँ ये बात भी है, ये बात भी है, देखो सुनो सुनो, 80,000 पे टोटल क्रेडिटर्स थे, 20,000 के दे दिए, बाकी बचे 60, 60 को 15% डिस्काउंट दिया, तो इससे तो कम ही वैल्यू आएगी, तो 15% अगर इसका निकालोगे वैसे कितना आता है, 9,000, 51,000 पे आंसर। वैसे भी डायरेक्टली देख सकते हो 60 से कम ही आनी, इतना दिमाग लगाना ही। 19, at the time of dissolution of firm, loan to partner in the asset side of the balance sheet, एक सेकेंड, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लोन है, तो ये हम कैपिटल अकाउंट से काटते थे, पार्टनर का ही है ना, ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज ट्रांसफर टू, रियलाइजेशन में तो जाता नहीं, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आ सकता है, एसेट साइड में था, सी इससे क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, इसका सी भी बन सकता है बच्चों आंसर 19 का, हम तो सी करते हैं, सीधा कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं, हाँ बट कभी कभार एक सिनेरियो आ जाता है, देखो यस कैपिटल दूसरी साइड आ जाता है, कभी कभार सिनेरियो ये बन जाता है, सपोज करो इसका बैलेंस बीडी था 1 लाख रुपए, ठीक है, इधर पेमेंट करा, रियलाइजेशन का लॉस का इसका आ गया 2 लाख रुपए, अब बताओ इसको पैसे देने किससे, पैसे मंगवाने हैं, मंगवाने हैं ना, बाय बैंक करके, दिव्य 1 लाख था देना, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इसको देना था हमें, 2 लाख रुपए इससे लेना आ गया, तो 1 लाख रुपए इससे लेना है ना मुझे, और लोन का भी पैसा लेना है, उस केस में हम ट्रांसफर नहीं करते, इसके ट्रांसफर सिर्फ एक ही केस में करते हैं, जब उसको पैसा देना आ रहा हो और लोन का पैसा लेना है, तो हम कहते हैं कैंसिल आउट कर दो, तो ऑप्शन इसका 3 भी ठीक है और 4 भी ठीक है, तो एक वो लेके चलते ना कि अगर ऐसा हो तो सीधा 20 भी कर सकते, 20 देखो, on dissolution of firm, out of the proceed received from sale of asset of the firm, dash will be paid first, सबसे पहले क्या, लोन, पार्टनर्स, लोन टू द फर्म है वो, क्रेडिटर ऑफ द फर्म, सबसे पहले क्रेडिटर को पे करा जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटी होगी ना, क्लियर है तुम्हें, वो नहीं आएगा, देना तो है, पर सबसे पहले सेक्शन 48 कहता है वो तो। 21, a computer valued at 35,000 was unrecorded in the books of account, which was undergoing dissolution, ठीक है, computer was taken by a partner at 29,500, the unrecorded computer will be debited to partner's capital account and credited to realization account, realization account by 29,000, अनरिकॉर्डेड था, अनरिकॉर्डेड को बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट तो बच्चों यहाँ होती नहीं है ना, वो तो डायरेक्टली जो पैसा आया बिक गया, बस खत्म कहानी, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात याद रखना, अनरिकॉर्डेड है जी, हाँ पहले वो रिकॉर्ड होता है, रिवैल्यूएशन में इसको फायदा दिखाते हैं और बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं, इसमें डायरेक्टली बेच के प्रॉफिट दिखा देते हैं, मैंने बेचा 50 का, वो ऑटोमेटिकली देखो 50 यहाँ जुड़ा, ऑटोमेटिकली मेरे 50 प्रॉफिट में जुड़, खत्म कहानी, जो मिला फायदा बिक गया। 22, total asset of the partnership firm was 30 lakh, total liabilities is 6 lakh, assets were realized 80%, liabilities 10%, realization के खर्चे 60,000 हुए, बताओ प्रॉफिट और लॉस, छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, छोटा सा बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट, दिव्य छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, टोटल एसेट देखो जहां पे आनी चाहिए वहां लिखो, टोटल लाइबिलिटीज जहां आनी चाहिए वहां लिखो,
एसेट बिकी एट 80%, 60,000 आ रहा है, कितना आ रहा है देखते हैं। सेकंड पार्ट आ रहा है, अभी देख लेते हैं यार इतना। अरे झगड़ा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, बैंक में देखो 80% आया, 30 लाख का 80% कितना आया, 24 लाख। फिर उसके बाद लाइबिलिटीज वर 10% लेस, तो यानी कि 5,40,000 की लाइबिलिटीज गई। रियलाइजेशन के खर्चे आए 60,000 रुपए। अब बोलता है प्रॉफिट या लॉस, तो 30 लाख, 30 से 30 तो कट ही गया, तो 6 लाख रुपए मेरा लॉस आ भी हुआ सेकंड। वहां पे गलत कर दिया ना, सीधा गलत हो जाएगा। 23, हाँ आर्यन को आता था, गलत मार्क कर दिया। उसने बोला लाइबिलिटीज की जो पेमेंट करनी थी 10% कम पे करनी, मान गए होंगे। क्या होता है, सपोज करो मुझे तुम्हारा पैसा 5 साल बाद देना था, ब्याज व्याज मिला के 6 लाख बन रहा था, आज मैंने कंपनी बंद कर दी, तो मैं तुमसे बोलूंगा कुछ तो डिस्काउंट दे दो, 5 साल बाद देना था, तो तुमने कहा चल आज 5,40,000 दे दो, 40 ऐसे ही होता है ना। 5 साल के बाद आज मिल रहा है पैसा, हाँ जी कर सकते हो, पर गलत आंसर आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा बी की जगह। कोशिश करो बनाओ। 23, इन द बैलेंस शीट of 5 acres, डेटर्स में 5 लाख के, डेटर्स में 5 लाख रुपए के, प्रोविजन प्रोविजन था 20,000 रुपए का, ऑन डिसोल्यूशन बैंक डेट हो गए 1 लाख रुपए के, रिमेनिंग डेटर 8% डिस्काउंट पे, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, इतना पैसा मिलेगा करने दो यार सबको बंदे को। सारे प्रॉपर टाइम लो, प्रॉपर टाइम लेके करो क्वेश्चन। रियलाइजेशन अकाउंट बना लो ताकि ना प्रैक्टिस होती रहे हमारी। हमारे पास डेटर्स दे रखे थे पहले 5 लाख के, मैंने डेटर लिख दिए, प्रोविजन भी लिख दिया मैंने, तो आइडिया रहेगा कौन सी चीज कहाँ जाती है। बैड डेट हो गए 1 लाख के, 5 का था, एक डूब गया, बचा 4 लाख, 4 में से कहता है 8% पर रियलाइज हुआ, 4 लाख का 8% निकाल दो, 368 आ गया। सोचने वाली बात थी। देखो प्रोविजन और डेटर लिख के भूल जाओ कि प्रोविजन था भी तुम्हारी बुक्स में, सिंपल सी बात। 5 लाख के थे, कह रहे 1 लाख के डूब गए, तो मतलब 4 के लेने, जो 4 लेना है उसमें 8% डिस्काउंट मिल गया, तो 8 4 32, बाकी कितना बचा, 3,68 मिल गया होगा, तो कैश कितना आया होगा 368, आंसर देखो। प्रोविजन और प्रोविजन सब गया बाद। अब प्रॉफिट लॉस पूछेगा तो वो निकाल सकते हैं हम, इनको टोटल और माइनस करके प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। क्वेश्चन 26, टाइम चाहिए तो टाइम ले लो, वरना 26 देखो करो। अच्छा आगे आ गए 24, चलो कर रखा था इसलिए बोल रहा है। इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए की, was not shown in the books. On dissolution, one of the creditor took this investment in full settlement. Amount of creditor that has settled is 5,20,000। 5 20 में लेके गया तो 5 20 ही देने होंगे उसे। 25 का देखो, क्रेडिटर्स बुक्स में एक 25 के थे, कैपिटल दे रखी है, कैश दे रखा है। इफ सन्ड्री एसेट्स, देखो ऊपर हमें सन्ड्री एसेट नहीं दे रखे, तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, कराया था मेमोरेंडम बैलेंस शीट, अकाउंटिंग इक्वेशन से निकाल लो। या देखो मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होती है, एक बैलेंस शीट बनाते हैं कोई भी मिसिंग अमाउंट हो उसको निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहले मुझे क्रेडिटर दे दिए एक 25, कैपिटल दे दी मुझे 6,50,000, कैश और बैंक का बैलेंस दे दिया मुझे 165। तो मुझे पता है टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज मिसिंग है ना, तो क्या हो जाएगा सन्ड्री एसेट, सिर्फ ये निकालना था। तो 650 प्लस 125, टोटल इज 775, and if we subtract 1,65,000 from this, we will get 6,10,000 our sundry asset.
कहते हैं सेंड्री एसेट 75% पे रियलाइज हुई, अमाउंट ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन। क्वेश्चन गलत है, इसमें लिखना चाहिए था अमाउंट ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट फॉर सेल ऑफ एसेट। है ना भाई, एसेट कितने की बिकी, वरना तो मैं क्रेडिटर्स को भी तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे ले आता। हाँ? देख लो, वैसे भी करके देख लो, आंसर मिलता है तो। फोर्थ पार्ट बुक में क्या दे रखा है? हाँ? फोर्थ ही दे रखा है, फिर ठीक है, बुक की गलती है लैंग्वेज की फिर तो। देखो, अगर मैं बाय बैंक करके मेरे ये एसेट कितने में बिके, 75% में ना, 6,10,000 का 75% कमलप्रीत अगर मैं निकालता हूं तो वो आता है 4,57,500। ये मुझे आंसर दे रखा है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला है अमाउंट कितना रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, तो भाई ये क्रेडिटर्स को भी तो मैं ट्रांसफर करता पेमेंट के लिए। तो मेरा फिर आंसर जो आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आना चाहिए 5,82,500। बुक में डी ऑप्शन दे रखा है, बुक में है ही नहीं ऑप्शन। पर समझ आया, अगर वो लैंग्वेज ये बोलता है कि टोटल कितना ट्रांसफर करोगे, तो भाई वो क्रेडिटर्स भी होगा ये भी होगा, उसको लैंग्वेज लिखनी चाहिए थी कि ऐसा कि उसके अगेंस्ट कितना ट्रांसफर करो। 25 का पूरे 26 dissolution of partnership, one of the partner was paid 55,000 for his loan of 55,500, 500 will be recorded on credit side of realization। क्योंकि 55,000 देने थे, 55,500 देने थे, 55 दे दिए, 500 का फायदा, फायदा हुआ तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड। नहीं, लोन टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन नहीं होगा। ये देखो, तुम अकाउंट बना लो, पार्टनर का लोन देना था 55,500 और दिया कितना 55, बाकी जो बटा वो रियलाइजेशन में लिख लिया 500। एंट्री क्या बनी, पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन। 27 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन डिसोल्यूशन, सिंपल। 28 रियलाइजेशन खर्चे के बारे में आर टू बी बोन एंड पेड बाय वन ऑफ द पार्टनर, अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन खर्चा इज नन ऑफ द अबव, वही पे करेगा, कमीशन की बात ही नहीं हो रखी। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल एसेट जिसमें कैश और बैंक बैलेंस है, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि रियलाइजेशन में कैश और बैंक को नहीं लेते। ऑफ 1 लाख रुपीज आर 13 लाख रुपए, मतलब जो रियलाइजेबल एसेट है वो 12 लाख हो गए, लाइबिलिटीज हो गई 62 इंक्लूडिंग आईएफसी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लेते हैं, एसेट बिकी 125% पे, रियलाइजेशन के खर्चे हुए 24,000, प्रॉफिट लॉस निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि कौन सी चीजें लेते हैं और कौन सी चीजें नहीं लेते। जो बच्चे ये कर देगा उसको इतना तो क्लियर है कि ये अमाउंट आती है रियलाइजेशन में, ये नहीं है। करो दिव्या, कमेंट प्लीज, समझ आया क्वेश्चन? टू सन्ड्री एसेट करके 12 लाख ले लो, लाइबिलिटीज में तुम्हारे पास 6,20,000 की इंक्लूडिंग आईएफसी, तो 70 अलग ले लेना, 6,20 का मतलब हो गया 5,50 अलग ले लेना, लाइबिलिटीज 5,50 ले लेना, उसके बाद आगे पढ़ लो। एसेट बिकी 1,25 की, खर्चा हुआ 24 का, लाइबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो लाइबिलिटीज 5,50 की पूरी पेमेंट हो गई। तुमने लाइबिलिटी 6 ले ली, लाइबिलिटी को दो टुकड़ों में बांटो, आइए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का रखते हैं, उसमें लाइबिलिटी का रखते हैं, अलग अलग ना 5,50 से if the fluctuation is silent, then बिल्कुल हमेशा रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे आएगी, बिल्कुल, क्योंकि इस एसेट इसके अगेंस्ट यहाँ पे पड़ी हुई है,
इसलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, कोई इफेक्ट नहीं, अपने आप प्रॉफिट लॉस में करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पे थोड़ी करेंगे, वो तो प्रॉफिट है, तुमने बना रखा था, उसका यूज नहीं हुआ तो प्रॉफिट, कम में बिक गई तो अपने आप लॉस निकल जाएगा। तो देखो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 6,20,000 को 550 का ये मान लिया, 70 का ये मान लिया। कहते हैं एसेट बिकी 150 पर, तो 150 कितना बनेगा, 125%, 15 लाख की तुम्हारी एसेट बिकी। रियलाइजेशन के खर्चे हुए 24,000। आवाज नहीं जा रही थी क्या? टू बैंक करके रियलाइजेशन के खर्चे 24। क्वेश्चन साइलेंट है, तो देखो लाइबिलिटीज मैंने पूरी 5 की 5 50 पे कर दी, टू बैंक करके क्रेडिटर्स। क्वेश्चन खत्म। क्या आ रहा है आंसर? प्रॉफिट। तो 346 मैंने यहां से कॉपी पेस्ट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 30 है, वो भी अकाउंट बना के करोगे। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, a partner's capital account has a debit balance of 70,000. His share of profit as per realization account is 90,000. He paid realization expenses on the behalf of firm, took furniture of 50,000 at 30% discount, amount brought or paid by। अच्छा क्वेश्चन आ गया देखो, कैपिटल अकाउंट का पूछ लिया इसने। करो दिव्य, अगर यही नहीं सॉल्व करोगे तो घर पे कैसे करोगे? करो सॉल्व। मैंने सॉल्व कर लिया है। जल्दी से होगा ना, ए और टी में कंफ्यूजन हो गया। आसान नहीं है क्वेश्चन। इस तरफ आएगा, हाँ इस तरफ आएगा। तुम्हारा डी नहीं आ रहा मुस्कान? ये आ रहा है। आओ चलो, कैपिटल अकाउंट का देखो, डेबिट बैलेंस लिखा, टू बैलेंस बीडी। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट होता है, डेबिट का मतलब उससे पैसे लेनी है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो गया रियलाइजेशन का उसका 90,000। ही पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस 30,000 ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पे पे करे तो उसका खर्चा नहीं है, उसको पैसा मिलेगा रियलाइजेशन का। फर्नीचर लेके गया तो उसकी जेब से पैसा काटेंगे, 50,000 का 30% पे कितना हुआ, 35। 35 का लेके गया तो रियलाइजेशन करके उससे पैसा काट लेंगे। कहता है कितना पैसा लाया, कितना पैसा लेके गया, 7 3 10, तो यही ज्यादा आ गया। 1 23, 1 23 में से 1 5 अगर मैं करता हूँ तो 18,000 पे टू बैंक करके फाइनल पेमेंट कर देंगे। कहाँ गलती कर दी थी? 33,000 में, हाँ उल्टा उठा के यहाँ रख दिया होगा। 33,000 उसका खर्चा थोड़ी था, उसने पे करा तो उसकी जेब में पैसा डालेंगे हम, उसका पैसा क्लेम बढ़ाएंगे, इसमें बढ़कर वो अपने आप इसमें पेमेंट हो गई होगी उसकी। हाँ दिया है इसमें, रियलाइजेशन में तो प्रॉफिट आया होगा, ये सब करने कराने के बाद जो बचता है वो तो मिलेगा ही ना उसको उसका हिस्सा। ये पेमेंट आती है बच्चों, यहाँ पे टू बैंक करके कैपिटल को अगर इस तरफ करते हो तो पेमेंट आती है, इस तरफ आता है तो पैसा मंगाते हैं, दिस इज फाइनल पेमेंट और दिस इज फाइनल रिसीव। क्या भूल गए हो तुम सारा? ये तो दिए थे एग्जाम थोड़े टाइम पहले। 31, one of the creditors of 2,50,000 accepted a part of stock worth 1,50,000, cash 50,000 in full settlement of his claim. What will be the journal entry for the settlement of liability at the dissolution? 50,000। क्लियर है ना? कोई लाइबिलिटीज एसेट ले जाती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो जो पेमेंट हुई है उसकी एंट्री कर दो। 250 के थे, स्टॉक ले गए 1 लाख के, और कैश ले गए 50 का, तो जो कैश पे करा उसकी एंट्री कर दो, रियलाइजेशन टू कैश। याद रखना क्रेडिटर का नाम नहीं आता, क्योंकि जब हम डिसोल्यूशन करते हैं जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनको रियलाइजेशन में डाल के खत्म कर देते हैं, बुक्स में लाइबिलिटीज खत्म हो जाती है, और जितनी भी एसेट होती हैं उनको खत्म कर देते हैं रियलाइजेशन।
तो मेरी बुक्स के अंदर ना कोई एसेट का नाम से बचता है ना कोई लाइबिलिटीज के नाम। तो जो बिकेगा रियलाइजेशन के नाम से बिकेगा। बोला रहे कौन सा है? हाँ, सब नो एंट्री। Which of the following will not be recorded in realization account? Payment of partners loan. Partners loan. 33 देखो अच्छा क्वेश्चन है, पूरा बनाने वाला क्वेश्चन है, बनाओ अपने आप। गेन और लॉस बोला है रियलाइजेशन पर। डेटर दे दिए 30,000 के, 70% पे रियलाइज हुए। एसेट दे दी 1,20 की, एक्सक्लूडिंग गुडविल 20,000 पे, 20% पे रियलाइज हुई। क्रेडिटर्स 40,000 के दे दिए, कुछ नहीं कहा तो पूरे के पूरे रियलाइज हो पेमेंट हुई होगी। गेन और लॉस दिखाओ। गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम मानेंगे गुडविल नहीं बिकी होगी। सिलेबस में तो वही है ना, हम तो वही मानेंगे कि नहीं बिकी होगी। बनाओ जल्दी से रियलाइजेशन अकाउंट रफ सा और निकालो आंसर। 1,20 वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। और गुडविल भी अलग है। एक्सक्लूडिंग लिखा है, इंक्लूडिंग भी नहीं लिखा। कहीं बच्चे जो जोश में इंक्लूडिंग ले आते हैं। हो जाएगा कमलप्रीत ऐसा क्वेश्चन? टाइम लो, इसका हो जाए वो अगले 2-3 क्वेश्चन और कर लेना, बाकी अपने इसमें पूरा टाइम। रियलाइजेशन में मैंने डेटर्स रखे सबसे पहले 30, 70 के बिके तो 7 के साथ बाय बैंक करके 70% 21,000 पे बेचा। बाकी सन्ड्री एसेट्स थे 1,20, एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो गुडविल भी यहीं आती है, 20 की गुडविल लिखी। ये जो एसेट बिके ये लॉस पे बिके 20%, तो बाय बैंक करके 96 के ये बेचे। क्रेडिटर्स थे 40,000 पे, लिखूं चाहे ना लिखूं हमारे लिए तो कोई मतलब ही नहीं, पर फिर भी लिख देता हूँ। 40 के थे और 40 की ही पेमेंट हुई होगी, ये बात याद रखना। वो तो इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा अगर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। 150 प्लस 60 टोटल आया 210। 210 में से 40 1 16, 54,000 आया मेरा लॉस। 53,000 आया मेरा लॉस। हो जाएगा लॉस। अच्छा, एक केस स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 2 केस स्टडी। LTD are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:3:2। ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दे। देखो बैलेंस शीट ऑफ द फर्म हमें दे रखी है, सारी इसमें रियलाइजेबल एसेट है। जो पीएनएल अकाउंट दे रखा है लास्ट में एसेट साइड में 72,000। तो वो आपको केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2, केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2। जो पीएनएल अकाउंट में आपको 72,000 दे रखा है वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ले जाओगे। ये जितनी भी गुडविल, बिल्डिंग, मशीन, प्रीपेड फर्नीचर और डेटर रियलाइजेशन का डेबिट साइड में आएगा। डेटर 1,20,000 का आएगा और प्रोविजन क्रेडिट साइड में चले आएगा रियलाइजेशन का। स्टॉक भी आ जाएगा, बैंक का अलग अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट जो होंगे वो कैपिटल डी में डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिटर्स बीपी ये दोनों को दोनों आपका कहां चले जाएगा रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड। पी का लोन अकाउंट अलग बनेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन में नीचे छोटा सा भी क्लेम आएगा तो पूरा का पूरा उठा के ट्रांसफर कर दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और कैपिटल दूंगा। On 1st April 2022 they decided to dissolve the firm. Half of the stock expired. आधा स्टॉक खराब हो गया था जिसको 20% डिस्काउंट पे बेच दिया। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना गौतम। टी took over the remaining at half of the price। जो आधा बचा हुआ था वो आधे कीमत पे टी ले गया। बाद में देखते हैं। बैड डेट हो गए 25,000, डेटर रियलाइज्ड हुए 20% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स ने मशीन एक्सेप्ट कर ली, बाकी की पेमेंट कर दी। तो क्रेडिटर्स देखो 83 के थे,
मशीन थी 1,10,000 की, तो 1,10,000 में से 83 माइनस करूं तो बाकी 27,000 की क्रेडिटर्स ने मुझे पेमेंट करी होगी मशीन के बदले। ये अच्छा पॉइंट था, अब तक आया नहीं। क्रेडिटर्स से 83 के, मशीन हो गए 1,10,000, तो बाकी जो एक्स्ट्रा बचा 27,000 उधर से पेमेंट आई होगी मेरे को। बिल्डिंग 1,40 की बिकी, गुडविल वो लेके चला गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए। क्वेश्चन ए पार्ट, हाउ इज द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रीटेड इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। क्लेम है हमारा कोई, कहां पर है? तो देयर इज अ क्लेम, अगर मैंने क्लेम आया था तो पूरा का पूरा उठा के ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में। तो फोर्थ पार्ट मैंने बताया था ना, अगर 1 रुपए का भी क्लेम आ जाए क्या करें? फोर्थ है इसका, पूरा पूरा ट्रांसफर करोगे 1 रुपए में कुछ छोड़ो जी। नहीं नहीं नहीं, पूरा का पूरा ट्रांसफर करो, देखो ना, अगर मैंने आपको ये तो बोला है, अगर कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन या कुछ भी हो, रिजर्व बना रखा है, 1 रुपए का भी क्लेम आ जाए, डायरेक्टली सारा का सारा यहाँ ट्रांसफर कर दो। अब यहाँ ट्रांसफर करने से जितने क्लेम है वो ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा, बाकी प्रॉफिट बन के अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों इतने चक्कर में पड़ते? बाकी जैसे कितने का था यहाँ पे, मेरे पास 63 का था, 45 का क्लेम आ गया, 63 में से मैं 45 माइनस करता हूँ, बाकी 18,000, 18,000 अपने आप प्रॉफिट में बटेगा और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन करके बढ़ जाएगा। क्लेम नहीं हो तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट, क्लेम है तो जीरो क्लेम है तो डिस्ट्रीब्यूट करो, क्लेम अगर 1 रुपए में भी है तो ट्रांसफर करो, सीधा सा तब रूल मान के चलो। आगे बोलता है डेटर्स कितने के रियलाइज हुए, डेटर की कहानी दे रखी है इसने, सेकंड पार्ट, और तो कहीं नहीं है ना, नहीं, सेकंड पार्ट 76 देख लेते हैं। पेट टेट को तो भूल जाओ, 1,20,000 के डेटर थे, 25 के डूब गए, तो बाकी कितने के बचे? 95, 95 को भी 20% डिस्काउंट दे दिया, 9 18 1900 का डिस्काउंट, 19,000 का डिस्काउंट, तो 95,000 माइनस 19,000, 76,000। क्लियर है आगे? कहाँ दिमाग नहीं लगाया था तुमने? अब देखो एसेट कितने की, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सारा कुछ आ गया, सभी कुछ निकालना पड़ेगा। और आगे बोलता है आउटसाइड लायबिलिटी को कितना पे हुआ। हाँ। बिल्कुल रियलाइज वैल्यू में आएगा, बिल्कुल रियलाइज वैल्यू। करूं एक बार मैं, देखो रियलाइजेशन में सबसे पहले सुन लो, हाफ, पहले एडजस्टमेंट देखो, सारी एडजस्टमेंट भी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाफ ऑफ द स्टॉक एक्सपायर्ड एंड सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, तो टू बैंक करके मैंने स्टॉक लिखा, आधा स्टॉक देखो कितने का था, 20,000 का, 20,000 का 20% कम में गया, तो 16,000 का ये दिया। एंड टी टू कवर द रिमेनिंग, तो यहाँ पे देखो टी कैपिटल करके एट हाफ ऑफ द प्राइस 10,000 का टी ले लिया। क्लियर है ये? ध्यान से, हाँ हमें मांगा वही है, पर मैं सारी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ तुम्हें, हमें चाहिए तो ये वाला अमाउंट। क्लियर है पार्थ, है ना? आगे बैड डेट वाले में अभी हमने करा था, डेटर से कितना पैसा रियलाइज हुआ था, 76,000, तो तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, अभी निकाला था सेकंड पॉइंट में। Sundry creditors accepted a machine at book value and paid the balance, तो मशीन हमारी कितने की बिक गई एक्सेस, मशीन 1,10,000 की थी, 83 की कम कर दो, बाकी 27,000 रुपये उसने मुझे कैश दे दिया होगा, ये अच्छा पॉइंट था। आगे बिल्डिंग 1,40 की बिकी, एल गुडविल ले गया, एल गुडविल ले गया तो एल की कैपिटल से गुडविल निकाल देंगे 454। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 17,200 मीट बाय टी, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन छोड़ दो, अब इसका टोटल करो, 16 प्लस 76 प्लस 27 प्लस 140, 259 ऑप्शन 2।
अच्छा था, फुल फ्लैज क्वेश्चन है। टू बैंक करके अगला क्वेश्चन देखो, आउटसाइड लाइबिलिटीज को कितना पे करा। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज में स्टॉक वाला छोड़ दो, बेड डेट वाला भी हो चुका, क्रेडिटर्स के ऑटोमेटिकली नो एंट्री विल बी देयर, बिल्डिंग रियलाइज होगी, रियलाइजेशन के खर्चे, तो रियलाइजेशन के खर्चे नेट बाय डी, डी ने पे करे तो वो तो अलग ही कहानी होगी। 82 हमारे पास क्या क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन है 45, और इधर बचा बीपी 37, ये दो ही चीजें तो हैं, 82 हो गया। बेड डेट यहाँ पे लिखकर भूल जाओ ना, बेड डेट, बेड डेट तो अमाउंट माइनस हो जाएगी ना उसकी, बेड डेट की पेमेंट थोड़ी करोगे यार। कोई 40,000 रुपए था, वो 10,000 मेरा दे ही नहीं रहा, तो उसको दोबारा पेमेंट फ्री करूंगा, ऐसे क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में कर लेना, अब तो टाइम पे टाइम है, अब तो कर ही सकते हो। और उसकी पेमेंट फुल होती है, क्योंकि वो मेरे बाहर वालों का पैसा है, मेरे एम्प्लॉयज का पैसा है, जितना होगा उतनी पेमेंट फुल होगी बिना सोचे। ये कोई रिजर्व नहीं है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, बस बस बस, कोई से भी रिजर्व की नहीं होती, कोई से भी रिजर्व की नहीं। 3 अपने आप करना, अच्छा क्वेश्चन है। आगे आ जाओ, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 98 का फर्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फंड। एसेट को कहां कहां यूज करोगे, सबसे पहले बाहर वालों की लाइबिलिटी पे करने के लिए ऑप्शन डी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, डी ए बी सी। कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 2, सीक्वेंस करेक्ट बताओ, सबसे पहले क्या होगा, क्रेडिट और डेबिट, रियलाइजेशन, प्रॉफिट और लॉस, ये तो बहुत बात की कहानी है। बी पार्ट पहले होगा, ट्रांसफर द एसेट एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज, देन डी होगा, रियलाइज दिस एसेट एंड पे द आउटसाइड लाइबिलिटी, फिर सी होगा, फिर ए होगा, बी डी ए सी। मैं क्या बोला, बी डी ए सी, ए पार्ट नहीं है। अच्छा, पे ऑफ द लाइबिलिटीज, क्रेडिट और डेबिट, रियलाइजेशन, प्रॉफिट और लॉस टू द पार्टनर्स, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉफिट लॉस होगा बिल्कुल। विधि, एक सेकंड मुझे देखने दो। सबसे पहले हमने वो कर दिया, क्रेडिट और डेबिट, रियलाइजेशन, प्रॉफिट और लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट लॉस बांटने की मोटी मोटी बात कर रहा है। और पे द लोन बाय पार्ट, बात तो बात वो भी ठीक है। हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए, जबरदस्ती बना रखा क्वेश्चन। पर बात वो सही है, सबसे पहले लोन पे करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि लोन को कम ज्यादा भी पे कर सकते हैं, तो ये ठीक है। बी डी सी ए, बी डी सी ए, ऑप्शन 2 इसका सही। हाँ, तो मैचिंग का क्वेश्चन वाले पे पहला कहते हैं, कंसर्ट पार्टनर इज पर्सनली लायबल फॉर हिज प्राइवेट वेंचर, ए का हो गया सेकंड, ऑल द पार्टनर आर लायबल जॉइंटली फॉर द फर्म्स दैट, बी का हो गया फर्स्ट, ऑप्शन 4 आ गया। आगे देखिए, कोर्ट पार्ट में देख लो, गवर्नमेंट कंपनसेशन पे काफी कुछ दे रखा है। Workman compensation reserve appear in the balance sheet at 40,000 and liabilities were 45,000। तो देखो इसका क्या करेंगे, अगर हमें ये दे रखा होगा तो हमने ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 45,000 का रियलाइजेशन में क्रेडिट करा होगा, रिजर्व 40,000 का, और जो लाइबिलिटी आ गई वो 45 की आ गई, टू बैंक करके आपने 45 की पे कर दी होगी, एंट्री हो जाएगी इसकी, रियलाइजेशन टू बैंक 45,000 है कहीं। अच्छा, इसने दोनों दे दी, बहुत ही अच्छा है।
दोनों दे दिया एंट्री, तो इसका सेकंड पार्ट दिया। आगे पढ़ लेते हैं। बिल्कुल। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ 40,000, तो इसने डायरेक्टली बांट दिया, डायरेक्टली पार्टनर में बांट देंगे फर्स्ट पार्ट। देखो ये प्रूव करता है कि अगर कुछ ना गिवन हो तो सारा का सारा बांट दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट बट क्लेम पेड 35,000, तो अपीयर नहीं करते तो डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक 35,000, ऑप्शन सी का फोर्थ आंसर है। आगे देखो ना, अगले पेज में टू बैंक करके अगला दे रखा है। डी देखो, वर्कमैन कंपनसेशन अपीयर एज 45,000, लाइबिलिटी आई 35,000 की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000, लाइबिलिटी पे 35,000, तो इसकी दो एंट्री होनी चाहिए, एक एंट्री इसने मिस कर दी। हाँ, थर्ड ऑप्शन में एक एंट्री और होनी चाहिए थी, रियलाइजेशन टू बैंक 35,000, है ना, वो तो रियलाइजेशन टू बैंक एक 35,000 की एंट्री और होनी चाहिए थी थर्ड वाले ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर कॉम्बिनेशन विद सिंगल आंसर का देख लो, फर्स्ट लास्ट करेंगे बस। As per the Indian Partnership Act 1932, under which of the following circumstance a partnership firm may be dissolved by court? कौन कौन सा हो सकता है? When a partner has become of unsound mind, हो सकती है। When the court is satisfied that the firm cannot be operated without any loss, ये भी हो सकता है। On expiry of term, ये नहीं हो सकता, ये एग्रीमेंट वाला था। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड, बिल्कुल नहीं हो सकता। ए बी डी आंसर है फोर्थ। इतना कर लेना, अब तुम्हारी मैक्रो की क्लास है। अच्छा, अरे दे तो दिया।